बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, ये मिन्नतें, तरले, रोना धोना ये शुरू हो गया। ये क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे, सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि द पार्टी इज़ ओवर, इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा बात करेंगे, फैसल वाउडा साहब अपनी ही जमात पर बरस पड़े। इन सब न्यूज़ पर आने से पहले मैं आपको इमरान खान का एक माजी का क्लिप सुनवाती हूँ 2018 का। 2013 के इलेक्शन में अदलिया भी इसके साथ होती थी, फौज भी। आज इसका मसला ये है कि अदलिया भी न्यूट्रल हो गई है, फौज भी न्यूट्रल हो गई है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल। इसका मतलब ये है कि मुझे वो याद आ गया एक शेर कि याद माजी अजाब है गालिब, छीन ले मुझसे तो हाफजा मेरा। ये याद माजी है और ये वो मुकाफात अमल है जो खान साहब के ना सामने एक मतलब खान साहब फरमा रहे हैं कि 2013 में तो फ़ौज इसके साथ होती थी। चूँकि 2013 में वो हार गए थे, वो सिर्फ केपी में बनाई थी, तो केपी में उनके साथ फ़ौज नहीं थी जो आप केपी में जीत गए थे। और अब जो है ना वो न्यूट्रल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने उस वक़्त न्यूट्रल नहीं कहा था। उस वक़्त जो ISPR के DG साहब थे वो ख़ुद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कह रहे थे कि ये तो तब्दीली का साल है। तो ये कैसी न्यूट्रलिटी थी? और वो तो वत इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा वाले ट्वीट कर रहे थे। और वो तो फिर उस इकॉनमी को बुरा कह रहे थे जो 5.8 पे थी। और फिर उसके बाद हमने देखा क्या कहा, हमारी इकॉनमी माइनस में चली गई। उस वक्त तो वो जिनको वो न्यूट्रल कह रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब, उस वक्त वो जजेस के पिछले दरवाज़ों से घुस रहे थे फैसले तब्दील करवाने के लिए। आज वो न्यूट्रल हो गए, आज आपको कबूल नहीं है। ये बड़ी मज़े की बात है और ये अपनी बातें ही सामने आ रही हैं खान साहब। अच्छा, अब मैं आपको कामरान यूसुफ साहब का एक ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए बाअसर हलकों से मदद मांग ली। सिर्फ इत्तेहादियों को एक दफ़ा पैगाम दे दें, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। बाकी मुनहरिफ PTI के अरकान को खुद हुकूमत देख लेगी। इनका लेटेस्ट ट्वीट है। हाँ बिल्कुल, कामरान यूसुफ साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। अच्छा, इसमें वो वही वाली बात है जो आपने कहा कि ये मिन्नतें तरले कैसी शुरू हो गई। और पिछले जलसे में खान साहब का जो खिताब था उसमें यकदम वो जनाब यूँ जो मारा करते थे ना, वो क्या कहते हैं, फुटफड़ाट और बड़े बड़े खड़ाक, और वो बस उन खड़ाक से वो यकदम जो है ना धीमे हो गए। इसी वजह से आज एक जो है ना, हाँ आपने बिल्कुल ठीक जज किया था। आज एक और भी उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। खान साहब ने कहा है कि जी वज़रा को रोक दिया है कि ख़बरदार इत्तेहादियों के बारे में किसी किस्म का कोई वो ना करें, कोई बयानबाजी ना करें, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना ये है कि क्या वो, आपका क्या ख्याल है कि बड़ा घर इत्तेहादियों को ऐसे ही को मैसेज दे देगा? ऐसे तो नहीं है कि वो इत्तेहादियों को मैसेज दे दे कि जी बस आपने ये कर देना है। भाई कुछ गिव एंड टेक होगा, कोई इस तरह। अपोजिशन बहुत आगे जा चुकी है। अब खान साहब को पता चल गया है कि ना तो जहांगीर तरीन ग्रुप मेरे को काबू आता है, ना इत्तेहादी मेरे काबू आते हैं। उन्हीं के गिट्टे गोड़े पकड़ने पड़ेंगे जिनको मैंने जानवर कहा है। भाई सीधी सी बात है ना, ठीक। एक ट्वीट मैं गालिबन भट्टी साहब का भी देख रहा था। भट्टी साहब का भी ट्वीट मेरे पास है। आरिफ हमीद भट्टी साहब का है ना। आरिफ हमीद भट्टी। हाँ। सवाल पूछा जाता है कि कुछ हो सकता है सर? अच्छा। जवाब आता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ठीक है, भट्टी साहब बहुत ही इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है सर, ठीक है ना। अब पूछने वाला कौन है, सर किसको कह रहा है, कौन सा? तो वो कह रहे हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब बात ये है कि ऐसे तो नहीं होगा कि जनाब वो कोई इत्तेहादियों को कह दे कि फिर, क्योंकि उससे अपोजिशन पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। भाई वो बहुत आगे जा चुके हैं, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है। इन्होंने अदम एतमाद के दिन भी इसी वजह से लंबे किए हैं कि यार किसी के गोडे गिट्टे पकड़ लें, किसी से माफ़ी मांग लें, किसी की मिन्नतें तरले कर लें, किसी के सामने झोली फैला दें, उन्हीं के सामने जिनको जानवर कहा है, ठीक है ना। तो वो कोई हो सकता है कि कोई इस तरह की हमें कुछ न कुछ मिल जाए। तो अब बात ये है कि वो क्या ऐसा होगा, इसमें कुछ गिव एंड टेक होगा ना।
ऐसे थोड़ी है कि कोई गिव एंड टेक ना हो और इसी तरीके से। अच्छा, गिव एंड टेक सिर्फ ये नहीं है कि कोई हुकूमत और उनके दरमियान हो जाए, इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं। अब जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना, वो पहले तो खैर ये कह रहे थे मैं कुचल दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो फिर उसके बाद कहेंगे अब मेरा ख्याल है हमें सुलह सफाई पे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। वो यकदम इस तरह फवाद चौधरी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, कहते हैं कि मेरा ख्याल है सुलह सफाई पे आएँ और अगर वो तहरीक अदम एतमाद वापस लेते हैं तो फिर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं और कोई 6 महीने में इलेक्शन हो सकते हैं। ये इस तरह की भी सुनवाई वज़रा ने दी है। तो अब गिव एंड टेक सिर्फ हुकूमत या उनके दरमियान नहीं होगी जिनको जानवर कहा था वज़ीर आज़म साहब ने, अब गिव एंड टेक होगी और कोई ऐसा मुआहदा सामने आएगा तो अब अपोजिशन भी उसका हिस्सा होगी। तो अब ऐसी सूरत हाल होगी कि जब खान साहब के चक्कर लग रहे हैं ना, कभी लाहौर तो कभी कराची तो कभी यहाँ किसी के गिट्टे गोडे पकड़ने, और अब वहाँ दुहाई दी जा रही है और मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। अब अगर होगा तो फिर सबके सामने होगा, अब अगर होगा तो ये नहीं होगा हमने तो अपोजिशन को लथाड़ पथाड़ दिया है, हमने तो फलां को उनको भी। और मालशिया पालशिया कह रहे हैं खान साहब तो खड़े हो गए हैं अवाम के बलबोते पर और उनके सामने भी डट के खड़े हो गए। अब अगर कुछ होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें तय होंगी, और अगर उसमें तय होंगी तो बहुत कुछ और भी तय होगा, वो आपको फिर पता है। तो आज के टॉपिक्स के हवाले से जी, मेरा जी। पहला सवाल भी यही है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन बाकी है कि खान साहब बच जाएं? हाँ, वज़ीर ऐसा, आज़म साहब। हाँ, ये आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है। वो ऑप्शन ये है कि अगर खान साहब वो बड़े घर में कोई एक्सटेंशन दे दें, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है ना, मैं तो बड़ा खुला डुला बंदा हूँ, मैं तो लगी लिपटी रखे बगैर, वो अगर तोसी दे देना तो मेरा ख्याल है अगर बच जाने से मुराद ये है कि फिर कम से कम इस टर्म के लिए हो सकता है कि वो बच जाएं, या अगर थोड़ा बहुत वो कहें कि जनाब आप 6 महीने पहले ले आएँ या 6 महीने बाद इलेक्शन करवाएं या साल के अंदर करवा दें, या इस तरीके से कोई हो सकता है वो बड़े घर को एक्सटेंशन अनाउंस कर दें, तो मेरा ख्याल है फिर कुछ हो सकता है। साथ साथ अपोजिशन को भी बिठाएं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और साथ साथ बहुत बड़ा एक मुआहदा हो जाए तो फिर ठीक है, फिर वो हो सकता है। तो ये अभी तक फिर उन्होंने ऑप्शन किया क्यों नहीं? वो मतलब पुराने साहब को एक्सटेंशन देना चाहते नहीं या डिले क्यों? ये आपने बड़ा ट्रिकी सवाल किया है कि वो पुराने साहब को एक्सटेंशन, मतलब पुराने साहब से पुराने साहब से मुराद ये है बड़े साहब को, ठीक है ना, बड़े घर को वो एक्सटेंशन क्यों नहीं देना चाहते, उसकी भी आपको पता है वजह है। वो एक जो नए साहब है ना जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो वो कहते हैं जी उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, और वो नए साहब उनको देने नहीं देते, और इसी वजह से कि अब ये वो कहते हैं कि अगर हम उनको एक्सटेंशन नहीं देते पुराने बड़े साहब को, तो फिर वो अगर नए साहब की तरफ जाते हैं तो फिर हमारी हुकूमत नहीं बचती। तो ये बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब मसला ये है कि अगर वो, अच्छा फिर इसमें आप देखें ना, आपने एक सवाल बड़ा मज़े का किया कि वो क्यों नहीं देना चाहते हैं, वो इस वजह से कि खान साहब ये सोच रहे थे, अब देखिए ना वो वाली बात है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सोचता क्या है इंसान, ठीक है ना, तो फिर खुदा क्या करता है उसका तो नहीं है ना, वो वाली बात है। तो बात ये है कि खान साहब की ये सोच में थे कि यार मैं अगर नए साहब को अनाउंस कर दूं, वही उसी साहब को, पेशावर वाले साहब को, तो फिर तो मेरे ये भी पक्के 2023 और कहना शुरू हो गए थे ना 2028 तक भी पक्का, ठीक है ना, फिर तो किसी को कोई, फिर तो वही सूरत हाल है कि अगर ये हुआ, अगर वो हो गया तो फिर तहस नहस कर देंगे अपोजिशन की ऐसी तैसी, दोबारा से मुकदमात, दोबारा से नैब जिंदा, दोबारा से FIA जिंदा, सब कुछ जिंदा, और फिर इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे, इलेक्शन में भी लथाड़ पथाड़ देंगे, ह्यूमन राइट्स की भी कोई हमने कोई ख्याल नहीं करना, ना कोई कोर्ट्स का ना कुछ, तो बस ये सारा कुछ जो है ना वो अब सूरत हाल ज़रा डिफ़िकल्ट हो गई है, वो बड़े एक मसाइल का शिकार। तो अब ये है कि अगर इनको देते हैं तो वो साहब तो फारिग होते हैं। दिलचस्प बड़ी सूरत हाल है ना। अब मैंने वही आपको से कहा है ना कि अब अगर कोई होगा तो फिर अपोजिशन बहुत आगे तक जा चुकी है, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं आ सकती। वो कहेगी कि भाई वो अच्छा, फिर अपोजिशन अगर वो कह चुके हैं हम न्यूट्रल हैं, अपोजिशन इल्ज़ाम लगा देगी उन पर कि आप न्यूट्रल कैसे हैं, आप तो दोबारा से आप जो है ना साइड मार गए हैं हुकूमत की, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक कड़ा इम्तिहान है ना कि भाई ये सारी सिचुएशन को डाइल्यूट कैसे करना है। सर, और खान साहब को पता चल गया है कि अगर ये ऐसा ना हो, मैं गिट्टे गोडे ना पकड़ूं, उनकी आशीर्वाद ना हो जिनको मैंने जानवर कह दिया है मुबैना तौर पर, तो मकसद कहने का ये है कि मेरी दाल नहीं गलनी। और वो उन्होंने सुना है कि अब तो वो जिनको आप कह रहे थे ना लोटे लोटे, अब लोटों के अलावा भी बहुत कुछ पूरा हो गया है।
वो भी अब बहुत सारी इस तरह के मामलात हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि आज हामिद मीर साहब ने जियो पाकिस्तान प्रोग्राम में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एक हुकूमती वज़ीर ने मुझे मिलने की दरख्वास्त की और फिर मुलाकात होने पर उन्होंने मुझे कहा कि हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, कोई रास्ता निकाले, हमें बचा लें। आपको पता है मीर साहब बड़े एक रिस्पॉन्सिबल फिगर हैं, रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं, संजीदा हैं। अच्छा, फिर आप किसी से मुतालिक जब दावा कर रहे होते हैं ना, भले आप नाम नहीं भी बताते, और वहाँ से अगर उसकी रद्द दलील आ जाती है या उस दावे का रद्द दावा आ जाता है एक तरह से, और उसकी कंट्रडिक्शन आ जाती है और चैलेंज दे दिया जाता है कि मीर साहब आप साबित करें किसी वज़ीर ने नहीं कहा, तो फिर हो सकता है फिर मीर साहब को नाम भी बताना पड़े। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मीर साहब ने कहा कि मुझे उन्होंने नाम ना बताने का कहा है, ठीक है। और फिर मैं गया हूँ वहाँ, और फिर उन्होंने कहा है कि यार बड़ी बुरी तरह से फंस गए हम, कोई रास्ता निकालें यार, कोई हमें बचा लें, ठीक। इसी तरह से उन्होंने अपोजिशन का भी जिक्र किया कि जनाब मैं उनके पास भी गया, और साथ साथ मीर साहब ने एक और भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जुमला कहा। उन्होंने कहा कि ये जो इत्तेहादी है ना, ये खान साहब के इधर उधर चक्कर लगाने पे बड़े खुश हैं। वो वही वाली बात है ना, जैसे मरियम नवाज साहब ने लिखा था, वो शेर तो इस तरह है ना कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आश की तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। मरियम नवाज साहबा ने इसकी पैरोडी यूँ लिखी थी कि गम कुर्सी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो वो इत्तेहादी भी कहते हैं कि ये जो चक्कर लग रहे हैं ना, चकरा के रह गए खान साहब, कि कभी लाहौर तो कभी कराची तो कभी इस्लामाबाद तो कभी जा पहुँचते हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस, तो कभी किसी की गिट्टे गोडे पकड़ रहे हैं। वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं देखो ये वही वाला बंदा था ना जो ताज़ियत वालों को भी घर बुलाता था, ठीक है ना, अब वही वाला बंदा है, कभी किसके गिट्टे गोडे तो कभी किसके गिट्टे गोडे पकड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, ये एक बड़ा एक अजीब सी वो बनी हुई है। तो अब देखें बड़ाइच साहब के आज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलम में से पॉइंट्स मैंने अलग किए हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि टारगेट तो 172 का है, लेकिन अपोजिशन इस तादाद को 200 तक पहुंचाना चाहती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने लिखा, मेरे ख्याल सबसे मैंने भी पढ़ा था, यही जो आज का उनका है ना, उन्होंने लिखा है कि अपोजिशन को यकीन है कि वो लोटों के बगैर ही एग्जैक्टली और साथ ये भी लिखते हैं कि ये जो मुआवजा है ये कौन कर चुका है, ये जो जादू है ये जरदारी साहब पूरा कर, ये टास्क जरदारी साहब पूरा कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि वो जिनको ये लोटा कह रहे हैं, लोटों के बगैर ही वो पूरा कर चुके हैं, और गिनती वो पूरी कर चुके हैं। जरदारी साहब और शहबाज साहब और मौलाना साहब, इन्होंने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया। वो कहते हैं कि वो उनकी गिनती पूरी हो चुकी है। तो फिर इसका मतलब है अगर उनकी गिनती पूरी हो चुकी है, नंबर पूरे हो चुके हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हुकूमत के दिन भी पूरे हो चुके हैं। बात तो ये है ना, नंबर गेम की बात है ना। तो वो अब देखें कि वो क्या उसमें सूरत हाल बनती है। और नंबर अगर उनके बगैर भी पूरे हैं, उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के अगर सारे इत्तेहादी भी नहीं आएंगे तो इत्तेहादियों के बीच में से तोड़ के। अब मसला तो ये होता है ना कि मसलन जैसे बाप पार्टी है, उसके हैं 5 अरकान, उसके बारे में हमने सुना था, हो सकता है आप तो वो कह रहे हैं कि पाँचों के पाँचों भी हो सकते हैं, लेकिन 3 अरकान जब एक तरफ आ जाएंगे तो पार्टी तो वही कंसिडर होगी ना, वो उसका धड़ा नहीं होगा, बल्कि वो उसकी मेजॉरिटी वो होगा। अगर एक किसी पार्टी के 10 मेंबरान हैं और 6 या 7 एक तरफ आ जाते हैं तो पार्टी तो वो तस्वर होगी। आईनी और कानूनी माहिरीन यही कह रहे हैं। तो ये अगर 3 उधर से और फिर MKM के और फिर क्यू लीग के और इस तरीके से कोई लोग आ जाते हैं, तो बाकी भी कुछ जमातों के तो आज़ाद भी हैं कुछ लोग, तो ये बड़ा एक मसला हो जाएगा हुकूमत के लिए। और हुकूमत को अब ये कन्फर्म हो चुका है, बिल्कुल उनको पता है, उनको किसी को बताएं ना बताएं। अब देखें ना, कल इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमारा कंट्रोल है मुकम्मल, बस हमने काबू कर लिया है, आपने घबराना ही नहीं है, अदम एतमाद मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। उनको वहाँ से रवाना किया कोर कमेटी वालों को, वो उधर गए और खान साहब उसी वक्त जो है ना पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गए, GDA के पास और बाप के पास। भाई अगर मसला ही कोई नहीं, आपने काबू कर लिया, तो फिर पहुँच क्यों गए हैं दूसरों के पास? इस तरह से कैसे आ सकता है? मेरा ख्याल है जब से हुकूमत आई है खान साहब पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं गए होंगे। और अगर ऐसा बड़ी मजबूत सी सूरत हाल होती तो आप पार्लियामेंट लॉजेस से वज़ीर आज़म हाउस में बुला लेते ना उनको। आप तो वज़ीर आज़म हाउस से चल के पार्लियामेंट लॉजेस उनके पास गए हैं। तो ये बड़ी समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं।
अच्छा, तहरीक अदम एतमाद आई तो वफाक में है, लेकिन ज़्यादा बगावत पंजाब में देखी जा रही है। हाँ, पंजाब में इस वजह से कि बहुत से फॉरवर्ड ब्लॉग्स जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, वो जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा कि भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप है या PTI है या कोई व्हाट्सएप है, रोज़ को नया ग्रुप हो जाता है, सामने आ जाता है। अब बात ये है कि पंजाब आपको पता है मोर देन 60% बना रहा है, उसकी सीटें भी उसी तरह से हैं। और साथ पंजाब में फिर ये है कि नून लीग की अक्सरियत थी 2018 के इलेक्शन में। अगर ये किसी को गलतफहमी है तो वो दूर कर ले, नून लीग के कोई 8-9 बंदे ज़्यादा थे, उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। जहांगीर तरीन साहब जहाज़ भर के लाए थे, ठीक है ना, और वो आज़ाद अरकान जो हैं उनको जो, हालांकि आप देखें तो 2013 में अक्सरियत को, PTI की अक्सरियत को नवाज शरीफ साहब ने अकलियत में नहीं बदला था। उनको मौलाना साहब मिन्नतें करते रहे कि इस वक्त इनकी हुकूमत न बनने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, तो मेजॉरिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लिहाजा वो, लेकिन उनकी मेजॉरिटी थी नून की। आप निकाल के देख लें इलेक्शन के रिजल्ट्स 2018 में। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने आज़ाद इनमें शामिल करवाए और इस तरीके से उनकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदला गया, अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। अब वहाँ पे उनकी 165 तो उनके अपने अरकान हैं। और पंजाब में आपको पता है भाई, बात ये है कि हर बंदा बिकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई भी नहीं बिकता, लेकिन हर बंदा नहीं बिकता। अब ये वाली सूरत हाल है कि हुकूमत का कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है अगली दफ़ा PTI का। हर बंदा ही मर रहा है जैसे, बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि वल्ला झूठ बोलने की बात नहीं है। इस नाचीज़ को भी पता नहीं कितने लोग सिफारिश करके, मैंने कहा भाई मुझे सहाफ़ी रहने दो, अल्लाह का नाम मानो। इसका मतलब ये नहीं होता कि सहाफ़ी का हर किसी के साथ ताल्लुक होता है कि हम अब ये सिफारिशें शुरू कर दें कि जनाब फ़लाँ को आप पार्टी में ले लें और इसको आप पार्टी में ले लें और इसके साथ डायलॉग कर लें। और इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों से, खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी, तो ये तो हालात हैं कि उनकी पार्टी का टिकट इस वक्त हार्ट केक्स की तरह बिक रहा है। उनके वो जिसके साथ भी वादा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये ठीक है, आप हमें वो करें। और हम अलीम खान साहब को भी यही सुनने में आ रहा है ना, वो नून लीग में शामिल होंगे। अब वो कब होंगे, वो उसके बाद होंगे ना। तो वो इस साहब ने भी कॉलम में यही लिखा है कि तरीन और अलीम ग्रुप ऐलान करें या ना करें, ये तो वाज़ेह है कि वो इमरान खान के खिलाफ हो चुके। हाँ, ये बात। और उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो ये भी लिखते हैं कि बुज़दार साहब से, यानी वसीम अकरम प्लस से भी ज़्यादा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर जब यहाँ ये वाली सूरत हाल हो, था कि तरीन और छीना ग्रुप को वज़ीर आला पंजाब से शिकायत, जी, लेकिन अब वो अंदाज़ा हुआ कि उन्हें हुकूमत और वज़ीर आज़म से ज़्यादा शिकायत। भाई मैं आपको बताऊँ ना, उनको ज़्यादा शिकायत क्यों ना हो। तरीन साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा PTI को दिया, सिर्फ ज़िंदगी का टाइम का बड़ा हिस्सा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पैसे भी दिए, उन्होंने करोड़ों रुपए दिए। उन्होंने शौकत खानम को भी दिया, पार्टी को भी दिया, खान साहब को भी दिया। उनका जहाज़ रक्शे की तरह इस्तेमाल हुआ। खान साहब ने 126 दिन के धरने में कराची जाते थे जनाब, सुबह जलसा करके वापस उनके जहाज़ पे दोबारा आ जा, लाहौर जाते थे, वो पंजाब के दूर दराज इलाकों में जाते थे, सिंध में जाते थे, खैबर पख्तूनख्वा में जाते थे, कभी बलोचिस्तान में जाते थे, कभी कहाँ जाते थे। उनका जहाज़ रक्शे की तरह इस्तेमाल हुआ है। फिर जहाज भर भर के वो आए और उन्होंने, और वो खुद कह चुके हैं कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, खान साहब को बचाया गया और मुझे एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत मुझे नाअहल करवा दिया गया बाब रहमते के जरिए, और वो भी कुर्बानी मैंने दी है। और जब उनकी हुकूमत आई PTI की, अब वो हर किसी का होता है ना, जरा मेरी हुकूमत आएगी तो मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ इज्जत मिलेगी, मुझे कोई इस तरीके का अख्तियार मिलेगा। तो फिर आपके साथ आ गए इर्द गिर्द शहबाज गिल साहब, छाता बरदार, फिर आ गए शहजाद अकबर साहब, फिर आज़म खान साहब, फिर कोई पता नहीं कितने मैं कितनों के नाम लूँ, वो आ गए। और जहांगीर तरीन भी साइड पे, परवेज़ खटक भी साइड पे, ये वो सारे साइड पे हो गए। तो फिर डेफिनेटली उनको तहफ़्फ़ुज़ात ना हो तो फिर क्यों ना हो। अब ये सोचने की बात है ना। अब आ जाते हैं फैसल वाउडा साहब की खबर पे। कल फैसल वाउडा साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि मौजूदा सूरत हाल जो PTI को दरपेश है, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो मुशीरान हैं। हाँ बिल्कुल, जो इर्द गिर्द हैं। ये फैसल वाउडा साहब ने भी वही बात की है, मेरा ख्याल है, जो जहांगीर तरीन ग्रुप की रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, उन्होंने कहा शेरवानी और पजामे सिलवाने के लिए इर्द गिर्द फिर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। फैसल वाउडा साहब कोई 2 वज़रा के गले भी पड़ गए थे, आपको याद है, हमने वीडियो भी की थी।
उनमें से खबरें आई थीं कि एक असद उमर साहब हैं और एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। खैर से माशाल्लाह इनकी जमात का हर तीसरा रुकनी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठा है और जाके वो कहता है जनाब हम पे भी नज़र करम कर लें, ठीक है ना, इस तरीके से। और फैसल वाडा साहब ने बड़े खड़ाक मारे थे और उस वक्त हमने सुना था कि इमरान खान साहब ने फैसल वाडा साहब को पकड़ के वो दूसरे कमरे में ले गए और उनको ठंडा किया। अब पता नहीं क्या पता पहले उन्हीं को उन्होंने सिखाया हो मुबैना तौर पर और फिर बाद में ठंडा भी कर लिया, तो वो ठीक कहते हैं। और यहाँ तक उनका ताल्लुक है ना, मसलन आप लाख इख्तलाफ करें, मुझे उनकी ज़बान पे भी इख्तलाफ है, वो सहाफ़ियों को भी नंगी गालियाँ दे देते हैं। फ़खर दुरानी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनका वो जो ये फ़खर दुरानी साहब को ही क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ कि जो फैसल वाडा साहब नाअहल हुए, ये सबसे पहले स्टोरी फ़खर दुरानी साहब की थी। तो उनको भी उन्होंने एक बड़ा रिस्पेक्टफुली उनसे सवालात किए पहले सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कि जी ये वाली सूरत हाल है, आप बता दें कि आपने कब छोड़ी अमरीकी शरीयत, इस वक्त छोड़ी थी या नहीं। उन्होंने जवाब में गालियां दे दी क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा नाजुक मामला है और उसी पर वो नाअहल भी हो गए उसी पर। तो अब फैसल वाडा साहब तो चलो ठीक है, लेकिन वो पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ या उनके वो कारकुन के तौर पे तो अपने आप को पेश करते हैं और उनके साथ काफ़ी पुराना उनका ताल्लुक है। अब मैं आपको बताऊँ ना कि वही वाली बात है कि हमें आज भी जो पीटीआई के नज़रियाती कारकुन और नज़रियाती वर्कर और मिनिस्टर्स तक, MNAs तक, MPAs तक, वो कहते हैं भाई 4 दिन पहले तक हम में से किसी को पता नहीं था कि ये उस्मान बुज़दार साहब कौन है, ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो वही वाली बात है, वो कहते हैं मैं तो लाहौरी पहली दफ़ा मैंने देखा जब मैं वज़ीर आला बना। तो फिर उनको किसने देखा होगा पहले? जिन्होंने लाहौरी कोई नहीं देखा था उनको पता नहीं किसने देखा, ठीक है ना। वो कहते हैं हमें तो पता ही कोई नहीं। आप यकीन कीजिए सहाफ़ियों को पता नहीं था, हमें नहीं पता था। हम गूगल कर करके उस्मान बुज़दार, फिर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों ने लोड कर दी, अपलोड कर दी कि जी पहले वहाँ पर कोई ये मेयर रहे या नाजिम रहे या इस तरह का कोई रहा, जैसे उन्होंने उठा के जनाब इसको लगाया। मैं आप कहता हूं कि पीटीआई के नजरियाती कारकुन वो सिर्फ और सिर्फ ये हल्फिया कह दें कि यहां पर ये मालशिया पालशिया शहबाज गिल को कितने अरसे से जानते थे, वो हल्फिया कह दें कि नदीम बाबर को कितने अरसे से जानते थे, वो कह दें जनाब, और कहते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब को कितने अरसे से जानते। अब मैं कितनों की बात करूं, ठीक। तो बात जब आपके पास हुकूमत आई तो ऐसे लोग आ गए ना आपके गिर्द। और भाई ये वो लोग होते हैं, इन लोगों का ना तो ये इलेक्टेबल्स होते हैं ना इनका वोट है। अब आप देखें ना, खान साहब की मजबूरी देखें और खान साहब का तड़पना देखें कि इनके तो वोट है नहीं कि वो इनको कहें कि जी वोट दोबारा उनको उन्हीं के पास जाना पड़ा जिनको वो इग्नोर करते रहे, जिनको वो मीटिंग का टाइम नहीं दिया करते थे, जिनको वो बेइज्जत करके रख देते थे। और आज मालशिया पालशिया उनके काम नहीं आ रहे, वो तो सिर्फ एवं ही जो है ना, शहबाज गिल साहब किसी को नंगी गालियाँ देनी हो तो वो फिर वो दे देते हैं, ठीक है ना। किसी के खिलाफ ऐसे ही गैर अखलाकी ट्वीट करना हो, अखलाकियात से गिरा गैर पार्लिमानी ज़बान, वो शहबाज गिल साहब कर देते हैं। उनके लिए ये सर्विसेज अच्छी हैं, ठीक है ना, इनमें उनके पूरे नंबर हैं। किसी को मैंने कहा ना, मैंने ट्वीट किया, उसको बड़ा सराहा भी किया लोगों की तरफ से और बहुत ज़बरदस्त। मैंने कहा कि आप नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना साहब वाले, ये सारे जितना जोर लगा लें, शहबाज गिल की गिलाजत की धूल तक भी आप सारे नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल वही वाली बात है। तो अब ये इन लोगों ने जब खान साहब को इर्द गिर्द घेर रखा तो उनका मशवरा भी वही, उनकी आंखों के सामने भी उन्होंने हाथ रखा है, कानों पर भी हाथ रखा है। वो ना उनको कुछ सुनने देते हैं ना उनको कुछ देखने देते हैं, वो वही उनको दिखाते हैं जो ये खुद दिखाना चाहते हैं, वो वही उनको सुनाते हैं जो वो ये खुद सुनाना चाहते हैं। इस वजह फिर तबाही तो आनी थी, फिर वो सारा कुछ तो आना था। वो इलेक्टेबल्स को साथ नहीं लगने देते, वो उनके जो नज़रियाती कारकुन हैं उनको साथ नहीं लगने देते, वो जो इलेक्टेड मेंबरान हैं ना, MNAs MPAs, उनको ये साथ नहीं लगने देते। इन्होंने इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ है। आज वही चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये वाडा साहब की बात ठीक है, ये गलत नहीं है। ये बात वाडा साहब की, वो ठीक ही कह रहे हैं कि तब पार्टी की तबाही की जिम्मेदारी अंदर से है। और पहली दफ़ा है कि कोई पार्टी अपनी ही हुकूमत के दौरान खैर से टूट फूट का शिकार हो गई है। और अपनी ही हुकूमत के दौरान, हालांकि आपको याद होगा कि जुलाई 2017 से आनवर्ड नवाज शरीफ पे कितना वही वाली बात औखा वक्त आया, ठीक है ना, कितना मुश्किल। शेख रशीद साहब फरमा रहे थे, अगर आपको याद हो, जैसे वो शुरलियां छोड़ते रहते हैं, 40 मेंबरान तो मेरी जेब में हैं,
39 में से 4 भी नहीं निकले। ठीक है ना, बात ये है ना, लोग तो कहते हैं ना मेमोरी बड़ी शार्ट होती है, यार ज़रा निकालें ना इनकी ना। ये जो शेख साहब इस तरह की शुरलियाँ मारते थे कि नून में से शीन निकल गई है, शहबाज शरीफ मेरी पार्टी की हैं, ये सारे निकालें ना ज़रा बयानात। और वो कह रहे कि उनके तो मेंबरान टूट गए हैं, 40 MNAs तो मेरी जेब में हैं, ये शेख साहब के अल्फाज थे। 40 तो छोड़ दीजिए, 4 भी नहीं टूटे, उनका एक बंदा नहीं टूटा। ये नवाज शरीफ का कमाल था। और आपकी तो हुकूमत में टूट गए हैं सारे, आपका तो कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। वो मरियम नवाज साहब ने ठीक कहा था कि आइंदा जो इनका इलेक्शन लड़ने आए तो वो हेलमेट पहन के आए। ये वाली सूरत हाल है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।